का मतलब क्या है, पॉली का मतलब क्या है, मैनी, मर का मतलब है यूनिट। तो काफी सारी यूनिट्स जो हैं कंबाइन होके बनाती है, और जो यूनिट होती है, जो एक एक यूनिट होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। तो काफी सारे मोनोमर जो है वो कंबाइन होके पॉलीमर बनाते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं फटाफट। पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास, मतलब इनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 10⁻³ टू 10⁻7 AMU के आसपास रहता है, इतना ज्यादा रहता है। हैविंग a large number of having a large number of repeating structural units derived from simple molecules. These simple molecules these simple molecules are called monomers. Are called monomers. The process by which the simple molecules are converted into polymer is called polymerization. ठीक है, पॉलीमर मोनोमर क्या होता है और पॉलीमराइजेशन क्या होता है ये हमने देखा। अच्छा, अभी इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। बहुत फेमस एग्जांपल है पॉलीथीन का। तो हमारे पास जो है इथीन हमारा मोनोमर होता है, ये हमारा क्या है, मोनोमर है, दैट इज इथीन। आगे हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे कैसे होता है, और जब ये पॉलीमराइज हो जाता है तब हमारे पास पॉलीथीन, हमारे पास पॉलीमर बन जाता है, ये इस तरीके से। इसका जो डबल बॉन्ड है वो टूट गया है, क्योंकि वो आगे यूनिट जोड़ने में काम आ रहा है। इसका मैकेनिज्म जो है वो हम लोग देखेंगे आगे। तो ये हमारा क्या है, पॉलीथीन। ठीक है, ये पॉलीमर का एकदम बेसिक जो है क्या होता है और किस तरीके से होता है वो हमने देख लिया। अभी जो है पॉलीमर्स को क्लासिफाई जो है वो अलग अलग तरीकों से किया है, तो उनके क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन सोर्स, कि उनके सोर्स क्या है। ठीक है, इसमें पहला पार्ट है तुम्हारा नेचुरल पॉलीमर। नाम से ही क्या पता लग रहा है, नेचर में नेचुरली हमें मिलता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स से। ये हमारा किससे मिलता है, प्लांट्स एंड
एनिमल्स हैं। इसके एग्जांपल्स हैं प्रोटीन्स, सेलुलोज, स्टार्च, रबर। ठीक। दूसरा है सेमी सिंथेटिक। ठीक है, सेमी सिंथेटिक का क्या मतलब है कि नेचुरल पॉलीमर्स जो तुम्हें हैं उनको तुमने केमिकली मॉडिफाई किया है। ठीक है, केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल पॉलीमर। एग्जाम्पल है सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज जेंथेट। जेंथेट और किसी चैप्टर में आया था, कुछ याद है? सर उसमें मेटलर्जी में आया था। मेटलर्जी। मेटलर्जी में आया था। वेरी गुड, वेरी गुड। फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में आया था। ठीक है, ये केमिकल मॉडिफिकेशन सिंथेटिक बन जाता है। लास्ट में आता है तुम्हारा सिंथेटिक। आर्टिफिशियली मेड, जैसे तुम्हारा प्लास्टिक है। प्लास्टिक में कौन सा होता है? पॉलीथीन होता है। तो ये मैन मेड पॉलीमर्स हैं, आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। नायलॉन 66 है। ठीक है, ब्यूना एस है। तो इनके बारे में, सबके बारे में डिटेल में पढ़ोगे आगे, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे बनते हैं, सब हम पढ़ेंगे। ये बेस्ड ऑन सोर्स हो गया। तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। नाम से इनके बारे में पता चल रहा है, तो कुछ और बताने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। पहला पहला है लीनियर पॉलीमर्स। लीनियर पॉलीमर्स जो है वो क्या होते हैं? एक स्ट्रेट चेन में होते हैं। मतलब एक के बाद एक ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। बस कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। जैसे सिंपल एक स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। जैसे तुम्हारा पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पीवीसी, पॉलीएस्टर है। आगे पढ़ेंगे हम, इनको बना के भी देखेंगे इनके पॉलीमर्स, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पॉलीथीन है। ठीक है, लीनियर के बाद आता है तुम्हारा, थोड़ी सी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं तो ये आ जाएगा ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या है, ब्रांचिंग हो गई है। जैसे मेरा ये है, इसमें हल्की हल्की ब्रांचिंग हो गई है। ठीक है, तो लीनियर पॉलीमर्स ही हैं, बट बीच बीच में हल्की फुल्की ब्रांचिंग हो गई है। लीनियर पॉलीमर्स हैविंग सम ब्रांचेस। फॉर एग्जांपल लो डेंसिटी पॉलीथीन, के बारे में पढ़ोगे आगे। ठीक, ये ब्रांच चेन हो गया। नेक्स्ट आता है क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक का मतलब है कि बहुत ज्यादा ब्रांचिंग हो गई, और इसे हम नेटवर्क पॉलीमर भी बोलते हैं। इसमें क्या है, जैसे
इस तरीके से ये इससे ये यहाँ पे, ये आगे यहाँ पे, इस तरीके से तुम्हारा क्रॉस लिंक हो जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है पॉलीमर का। तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो मोनोमर है उसमें फंक्शनल ग्रुप्स रहते हैं। तो वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो हो सकता है 2 फंक्शनल ग्रुप हो, 3 फंक्शनल ग्रुप हो। तो आपस में जो है वो चेन बना लेते हैं और बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं। तो ये भी देखेंगे हम, इसके जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल जो है ना, उनके जो स्ट्रक्चर्स हम जब बनाएंगे, डिराइव करेंगे, मतलब डिराइव करेंगे कि कैसे बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो तुम्हारे बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर ऐसे चैप्टर हैं, जेई में जो तुम पढ़ रहे हो वहीं तुम्हारे बोर्ड्स में आ रहा है, सेम डिट्टो। तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई न्यूमेरिकल है, या फिर थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स में है एक दो पार्ट में। बाकी पॉलीमर्स तो एज इट इज वैसा का वैसा ही है, जो तुम्हें बोर्ड्स में याद करना वही तुम्हें जेई में याद करना है। क्वेश्चन आएगा तो थियोरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा। तो ये फ्रॉम बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल पॉलीमर। ठीक है, इनमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल बैकेलाइट, जिसका स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेलामाइन, खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बैकेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने बोर्ड्स का एग्जाम दिया था बैकेलाइट का स्ट्रक्चर आया था उस टाइम पे। तो हमारा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर जो है 3 पार्ट में है। लीनियर सिंपल वाला, ब्रांच थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, क्रॉसलिंक थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स। 3D नेटवर्क टाइप बन गया है तुम्हारा। ठीक है, सिंपल है ये भी, कुछ खास नहीं है इनमें भी। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पहला है एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमर, एडिशन का क्या मतलब है कि हम जो है दो को ऐड कर रहे हैं बेसिकली, और कुछ ऐसा सच रिमूव नहीं हो रहा है। तुम्हारा जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उसको तुम हटा रहे हो, बस बाकी ऐसा कुछ कोई एटम और कोई मॉलिक्यूल कोई ग्रुप तुम्हारा हट नहीं रहा है एडिशन पॉलीमर में। एडिशन पॉलीमर जो है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है होमोपॉलीमर, ये तुम्हारे बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखना कि होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में क्या डिफरेंस रहता है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1-2 मार्क का आ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या था, होमोपॉलीमर जो होता है उसमें सेम टाइप ऑफ मोनोमर रहते हैं, सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज। ठीक है, कोपॉलीमर में क्या रहता है, डिफरेंट 2 डिफरेंट मोनोमर से बनता है। बस यही डिफरेंस रहता है। एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे तुम्हारे पास इथीन था, अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा, ये तुम्हारा इथीन है, सारे के सारे इथीन जुट के क्या बना रहे हैं, पॉलीथीन बना रहे हैं। ठीक है, कोपॉलीमर जो है, जैसे तुम्हारा इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, 1,3-ब्यूटाडाइन है, प्लस तुम्हारे पास एक्रेलोनाइट्राइल है, ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH CN।
इसे हम क्या बोलते हैं, अक्राइलोनाइट्राइल बोलते हैं। फिर से पढ़ेंगे वैसे ही आगे, क्योंकि इनके सबका कैसे बन रहा है सब याद करना है। ये दोनों जो है वो ऐड हो रहे हैं। अब देखो ऐड कैसे हो रहे सर हैं। हाँ हाँ बोलो। अच्छा, वो ऐड होके अभी बनाएंगे कि ये जो आपने लिखे हो उससे बनता है? समझा नहीं तुम्हारी बात। मतलब ये जो आपने लिखे हैं वो हम्म NCH2 CH वो लिखा है 1,3-ब्यूटाडाइन, वो हम्म। एक को 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 पॉलीमर है कि वो वही है, होमो पॉलीमर है? अरे नहीं नहीं, वो एन यूनिट्स की बात हो रही है केवल। पॉलीमर तो ऐसे बनता है ना, देखो। अच्छा। वो पॉलीमर थोड़ी ना है। पॉलीमर तो एन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चलो मैं बता ही देता हूँ। सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी। मैं एच को नहीं ले रहा हूँ, एक ही बात है। ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। और ये तुम्हारा इस तरीके से ऐड हो रहा है। अब ये देखो कैसे बना रहा है। इसमें क्या है ना, आपस में ये जो है आगे यूनिट बना रहा है, ये जो है आगे यूनिट बना रहा है। तो देखो मैं ये बना के बताता हूँ कैसे रह रहा है। CH2, ये वाला जो पार्ट है ये पीछे से कनेक्टेड है। मतलब पीछे जो सी डबल बॉन्ड CN वाला जो एक्राइलो नाइट्राइल वाला जो कार्बन अपना डबल बॉन्ड आगे पुश कर रहा है, तो ये वो वाला बॉन्ड है। CH, ये डबल बॉन्ड बीच में आ गया, यहाँ पे मेरा CH2, ये वाला CH2 यहाँ आ गया, फिर CH। देखो ये जो बॉन्ड है ना, ये जो आगे कनेक्ट कर रहा है ये वाला बॉन्ड है, यहाँ पे मेरा CN और ये मेरा N। तो ये हो गया ब्यूटाडाइईन अक्राइलोनाइट्राइल कोपॉलीमर। तो ये तुम्हारा हो गया, इसको लिखते हैं ब्यूना एन, सिंथेटिक सर पॉलीमर है। हाँ हाँ बोलो। ऐसे देखने जाए तो ये जो कंपाउंड बना है हम्म प्रोडक्ट में हमने बनाया, वो हम्म। एक पूरा एक यूनिटी है, तो हम उसको मोनोमर नहीं मान सकते? अच्छा, ये केवल जो एन को हटा दे तो बोल रहे हो तुम? हाँ, तो हम उसको मोनोमर नहीं मान सकते बट वो कि? मोनोमर, मतलब अब ऐसे हाँ बोलने को तो बोल सकते हो, क्योंकि है तो वो एक तरीके से एक यूनिट ही। बट वो बना उससे है ना, ओरिजिनली बना वो हाँ, वन वो थ्री तो है। ब्यूटाडाइन और क्लोरोनाइट्राइल से। हाँ तो एक ही बात है खैर। ये क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि टू डिफरेंट मोनोमर्स, मतलब जब चेन बनी पॉलीमर की तो हम्म। उसमें दो अलग अलग से रहेंगे, मतलब एक मोनोमर यूनिट दूसरे मोनोमर यूनिट से जुड़ा हुआ है, मतलब या फिर ऐसे कुछ समझा मैं, लेकिन ये नहीं 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 नहीं, पूरा सच में। सिमिलर ही है, बस पहले सेम था पॉलीथीन में, यहाँ पे क्या है थोड़ा अलग हो गया। बाकी तो इतना कुछ खास वो नहीं है। वो जुड़ के एक यूनिट बना और फिर वो यूनिट से पॉलीमर बना। हाँ पॉलीमर बना, एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये तुम्हारा हुआ होमोपॉलीमर कोपॉलीमर के बारे में। नेक्स्ट है कंडेंसेशन पॉलीमर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके एग्जांपल्स आएंगे आगे बहुत सारे। कंडेंसेशन नाम से क्या पता चल रहा है? सर पानी निकल रहा है, इसका मतलब तो यही है पानी निकल रहा है। सर हाँ हाँ बोलो 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 आर्यमन। सर वो ब्यूटाडाइन और एक्राइडोनाइट्राइल वाला वापस समझाओ ना। क्या समझ में नहीं आई ये बताओ पहले तुम लोगों को। क्या सर पार्ट वो तुमको समझ? रिएक्शन को कुछ समझ में नहीं आया। इसमें मैंने ये बताया है कि ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो, ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो रहा है, इस कार्बन के साथ कनेक्ट कर रहा है। फिर ये वाला जो है ये अगले वाले, देखो यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा, ये वाला देखो। तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है और फिर ये आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है। ऐसे चेन बनती जा रही है इस तरीके से। तो वही चेन हमने नीचे बनाई है, देखो ना।
डबल बॉन्ड उधर गया तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको नंबरिंग करूँ 1 2 3 4, तो पहले 1 2 पे एक डबल बॉन्ड था, अभी 2 3 पे डबल बॉन्ड आ गया देखो, 1 2 3 4। हाँ सर। ठीक है ना, इस तरीके से हो रहा है। हाँ सर, पता चल गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, सिंपल। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, तुम्हारा पानी जो है वो निकलता है। दो टाइप के पॉलीमर होते हैं, जैसे मैं पहले एग्जांपल देता हूँ। जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारे पास NH2 है, और यहाँ पे तुम्हारे पास है एसिड है, और तुम्हारे पास बेस यूनिट है। तो क्या होगा, एसिड बेस आपस में क्या होंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे, न्यूट्रलाइज होंगे। तो इसका OH और इसका H जाएगा। तो मेरे पास देखो कैसे बनेगा, ये भी क्या है, ये इधर वाले से जाएगा, ये इधर वाले से जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे बना रहा हूँ NH CH2 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O N। ये होता है हमारा नाइलॉन 6,6। ये कंडेंसेशन पॉलीमर जो है उसका एग्जाम्पल, और इसके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे डिटेल में, नाइलॉन 6,6 के बारे में। जैसे हम सिक्स सिक्स क्यों बुलाते हैं? देखो ना, कार्बन नंबर देखो, कार्बन नंबर 6 1 4 1 6 6, इस तरीके से बुलाते हैं। तो मैंने 4 देखा ना, सिर्फ इसलिए पूछा था 6 6 क्यों पूछा, 6 4 नहीं ऐसा। कोई नहीं। ठीक है, तो ये मेरा नाइलॉन 6,6 बन गया। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, चलो मैं इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। इट इज फॉर्म्ड बाय repeated condensation reaction between two different bifunctional or trifunctional monomeric units through elimination of small molecule like water, alcohol or HCl etc. ठीक है, ये तुम्हारा हो गया कंडेंसेशन पॉलीमर। जनरली जो है 90% जो रहता है जनरली हम वाटर का ही रिमूवल देखते हैं, बाकी तो बहुत रेयर होता है ना। इसके एग्जाम्पल जो हैं वो एक डेक्रोन करके है, उसके बारे में हम अलग देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर्स वगैरह। एक नाइलॉन 6 है, ठीक है, नाइलॉन 6 तो बता ही दिया। तो ये तुम्हारा हुआ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन देखा हमने, होमोपॉलीमर, सेम मोनोमेरिक, कोपॉलीमर, डिफरेंट पॉलीमेरिक। कंडेंसेशन में पानी स्मॉल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल निकलता है। बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ के आगे बहुत बड़ा यूनिट बनाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सर हाँ हाँ बोलो। ये जब हम पॉलीमराइजेशन करवाते हैं हम्म तो हम पॉलीमराइजेशन को खुद से रुकवाते हैं कि वो अपने आप रुक जाता है पॉलीमराइजेशन? मतलब चेन जब बनती है, हम्म। अभी एन लिखा है, तो फिक्स नंबर करने के लिए कोई फिक्स नंबर ही होता होगा। हाँ ऑब्वियसली, तो वो तुम हाँ, मास उस हिसाब से तो लेते हो ना। हाँ वो तो ठीक है। तो वो जो चेन बनती है वो हम रुकवा देते हैं कि वो अपने आप से रुक जाती है बनने की? नहीं, अब जैसे मान लो तुमने एक का 30 यूनिट लिया, दूसरे का 30 यूनिट लिया, है ना। अब 30 यूनिट 30 यूनिट लिया है, तो वो टोटल कितनी यूनिट बनाएगी? 30 यूनिट बनाएगी ना। मैक्सिमम 30 बना सकती है, उससे ज्यादा तो बना ही नहीं सकती ना। नहीं ऐसा 30। नहीं। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि अगर हमने एक्सेस में डाला, मतलब बहुत सारा डाल दिया हमने ये दोनों, हम्म। तो वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक पॉलीमराइज हो जाएगा कि कुछ नंबर के बाद रुक जाएगा? मैं देखो ऐसा पूछ ये रहा था। ये एकदम ऐसे स्पेसिफिक कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि हमने क्या कंडीशन दी है। मान लो तुमने हजार हजार डाल दिया, ठीक है। अब हम्म, 1000 बनने का कैपेसिटी नहीं है एक नॉर्मल ठीक ठाक टेम्परेचर पे, बट तुमने बहुत ज्यादा टेम्परेचर या बहुत ज्यादा प्रेशर इस तरीके से कंडीशन दे दी है, तो हो सकता है बन भी जाए। हाँ बट है ना, सर वो बात। बट उसका उसका एक लिमिट है कि भाई इतना तक ही पहुंचा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं पहुंचा सकते। हाँ सर, वो जो हमने एक्सेस टेम्परेचर डाल के वो ज्यादा उसको चेन को लंबा किया, हम्म और जब हमने टेम्परेचर वापस रूम टेम्परेचर पे लेके आए, हम्म तो कंपाउंड लंबा जो 1000 चेन का बना था वो हम्म। छोटे चेन में टूट जाएगा कि वैसे ही 1000 चेन का रहेगा? टेम्परेचर, अच्छा, पहले तुमने ज्यादा ले लिया बाद में कम ले लिया ऐसा? हाँ, मतलब ज्यादा कर दिया, कंपाउंड बना दिया, नहीं तो उसके और बाद फिर फिर टेम्परेचर क्या ठंडा। कम भी करोगे तो क्या फर्क पड़ता है? एक बार बन गया तो बन गया ना, बाद में टूटेगा थोड़ी ना। नहीं, मैं सिर्फ ऐसे पूछ रहा था कि स्टेरिक रीजन की वजह से टूट जाता है कि नहीं, ऐसा पूछ रहा था। हाँ वो टूट सकता है, हाँ स्टेरिक रीजन की वजह से टूट तो सकता है। जब बहुत ज्यादा हो जाएगा ना तब थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो फिर वो एक स्टेबल एक लिमिट वाला जो फॉर्म है वो बन जाता है। मोस्ट स्टेबिलिटी वाला फॉर्म में टूट मोर जाता है। स्टेबिलिटी वाला। इसीलिए मॉलिक्यूलर मास का रेंज भी दिया हुआ है, ऊपर दिया था ना मॉलिक्यूलर मास का, कि जनरली उसी रेंज में लाई करते हैं, जिस रेंज में स्टेबल रहते हैं उसके बारे में ही बताया। हम्म। सर वो जो ठीक है अभी। आपने बताया कि हाँ हाँ। मैक्सिमम केसेस में वाटर ही बाहर निकलता है। हाँ मोस्टली केसेस में वाटर ही बाहर निकलता है। हाँ, तो उसका रीजन क्या होता है कि वाटर बाहर निकलता है? ज्यादा वैसे जो तुम्हारे जो क्या नाम है, मोनोमेरिक यूनिट्स जो है ना उस हिसाब से हैं, ज्यादातर वैसे उस हिसाब से हैं कि पानी ही निकले। और अच्छा। पॉलीमर जो है वो उसी तरह उसी हिसाब से वो देखे गए हैं। हम्म, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे, मॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब क्या है कि उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है, तुम्हारा जो पॉलीमर है उसके जो एप्लीकेशन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक कि तुम्हारा पॉलीमर है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, इलास्टिसिटी कितना है, टफनेस कितना है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। और वो जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कितनी स्ट्रांग है ये हम कैसे बता पाते हैं? भाई वॉन्डरवल फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसका मतलब क्या, स्ट्रांग उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वॉन्डरवल फोर्सेस हैं, तो वॉन्डरवल फोर्सेस में कौन से टाइप के फोर्सेस हैं? नॉन पोलर वाले हैं, या डाइपोल डाइपोल वाले हैं, या डाइपोल डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल वाले हैं। इसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि कौन सा पॉलीमर जो है वो स्ट्रांग है, कौन सा नहीं है, एक तरीके से। ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर डिपेंड्स ऑन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ,
इलास्टिसिटी, टफनेस, ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं ये किसके बेसिस पे डिसाइड होती है? वॉन डर वॉल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो बस हमें देखना है कि इसमें कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं मेनली। तो पहला इसमें पार्ट आता है इलास्टोमर्स। नाम से क्या पता चल रहा है? इलास्टिक प्रॉपर्टीज बेसिकली होती है। वॉन डर वॉल इंटरेक्शंस जो रहते हैं वो वीक रहते हैं, जैसे रबर में रहते हैं। रबर को क्या होता है, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज रहती है, तो उसमें क्या होता है, वीक वॉन डर वॉल इंटरेक्शंस रहते हैं। Rubber like solids with elastic properties. Weak van der Waals forces. देखो ये पूछ सकते हैं तुम्हें जेई मीन्स वगैरह में ना, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि इलास्टोमर में van der Waals फोर्सेस रहते हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चार ऑप्शन दे देंगे इस तरीके से। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे बीच में से लाइन से उठा उठा के पूछते हैं क्वेश्चन। इसके एग्जांपल्स हैं ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रिन। नियोप्रिन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तीनों के बारे में खैर आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये हमारा इलास्टोमर्स हो गया, सिंपल। सर ये रबर हाँ, है, उसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है, तो मतलब काम कैसे करता है ये? मतलब खींचते तो वापस कैसे आता है वो? इलास्टिक वाली प्रॉपर्टीज रहती है, जब खींचते हैं तो तुम्हारा, खैर उसकी स्ट्रक्चर से समझ में आएगा, जब हम रबर का अलग से डिस्कशन करेंगे ना तब अच्छे समझ में आएगा ये। रबर का नहीं, मैं डिस्कशन करेंगे हम। इलास्टिसिटी हम्म किस रीजन की वजह से आती है? मतलब कोई रिस्टोरिंग फोर्स। तुम्हारा रबर का जो स्ट्रक्चर रहता है ना, उसमें थोड़ा सा अलग टाइप का स्ट्रक्चर रहता है ये। कॉइल टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। कॉइल टाइप के स्ट्रक्चर की वजह से जो है, अगर तुम केमिस्ट्री की तरीके से रीजन बोलो तो कॉइल टाइप की स्ट्रक्चर की वजह से उसकी इलास्टिसिटी आती है। बाकी हाँ, फिजिक्स का रीजन अलग हो सकता है। बाकी केमिस्ट्री में जो है वो तुम ये बोलोगे कि उसका स्ट्रक्चर कॉइल टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। आगे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इस टाइप का रहता है कि मैं उसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है ये, मतलब इस तरीके से कॉइल बनती जाती है। कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से वो तरीके से वापस से आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें पार्ट है फाइबर्स ना। इसमें क्या होता है, फाइबर्स जो रहते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहते हैं। और स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ जो रहती है वो हाई रहती है, और इलास्टिसिटी जो है वो कम रहती है। क्लोज पैकिंग ऑफ चेन, क्योंकि तुम्हारे फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है।
जैसे ऊपर नाइलॉन 66 दिखा था अपन ने, अब ये क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है? ठीक है, तो इन ये टाइप जो रहते हैं ये तुम्हारे क्या आते हैं, फाइबर्स में आते हैं। जैसे नाइलॉन 66 हो गया, पॉलीएस्टर्स हो गए। ठीक है, पॉलीएस्टर जो रहता है वो इस तरीके से रहता है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे किस तरीके से बन रहा है। खैर तुम यहां से भी डिराइव तो कर सकते हो। तो इसको हम टेरिलीन भी बोलते हैं और डेक्रोन भी बोलते हैं। एस्टर बन रहा है, फंक्शनल ग्रुप जो है एस्टर है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, पॉलीएस्टर बोलते हैं। सर इतने बड़े स्ट्रक्चर्स याद करने हैं हमको? हाँ हाँ स्ट्रक्चर्स याद करने पड़ेंगे इसमें। इस पूरे चैप्टर में जो है थोड़े बहुत थ्योरी पार्ट्स है और स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम्हारे अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन आ गया तो अगर तुमने स्ट्रक्चर से ही बनाया तो तुम्हारा थ्योरी देखेंगे नहीं। स्ट्रक्चर्स बहुत सर ज्यादा बोर्ड इंपॉर्टेंट। से हट गया। चैप्टर हट गया है। अच्छा हट गया बोर्ड से, पॉलीमर पूरा ही हट गया? हाँ सर। सर लास्ट 2 चैप्टर्स हट गए, केमिकल केमिस्ट्री इन एवरीडे और ये पॉलीमर्स। तो अच्छा है फिर तो, उतना मेरे को ध्यान में नहीं था, बट ठीक है तब तो अच्छा ही है। बट जेई में भी क्वेश्चन, जेई में भी उतना ही वैसा ही है कि लाइन में से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और स्ट्रक्चर के बेस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही वैसे। बट खैर बोर्ड्स में होता तो ज्यादा एडवांटेज होता तुमको। अच्छा नेक्स्ट है इसमें थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो रहते हैं ना वो फाइबर से कम होते हैं और इलास्टोमर से ज्यादा होते हैं, उनके बीच में लाई करता है इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें एग्जांपल समझ में आएगा। तो इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं लाई बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स, इनके बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्रॉस लिंक नहीं बनते हैं बिटवीन चेन्स, चेन्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है। हल्का सा ब्रांचिंग जो है वो पॉसिबल है चेन के अंदर ही। तो इसमें जो चेन है तुम्हारा, एक चेन है उसमें लीनियर भी हो सकती है और स्लाइटली ब्रांच भी हो सकती है। इसका एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे तुम्हारा पीवीसी वाला है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अच्छा पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या होगा? विनाइल। ये होगा इस तरीके से, इसके एन यूनिट्स लगेंगे तो डबल बॉन्ड जो है वो आगे बॉन्ड जोड़ने में हेल्प कर रहा है। और देखो ना कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो वैसा नहीं है ना कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड वैसा, थोड़ा बहुत तो पोलैरिटी आई है ना यहाँ पे, थोड़ी बहुत पोलैरिटी आई है, तो तुम्हारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इलास्टोमर से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, इसके अलावा पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीविनाइल एक्सेट्रा। तो ये थर्मोप्लास्टिक के बारे में।
नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग। सर वो इसको थर्मो प्लास्टिक मतलब ऐसे नाम क्यों दिया? बाकी दो को पता चला कि ये इलास्टोमर और फाइबर तो समझ आया, इसको थर्मोप्लास्टिक को इसकी प्रॉपर्टीज क्यों इसे रीजन देते हैं उसको नाम ऐसा? इसमें क्या होता है ना, जब हम इसे हीट करते हैं तो ये थोड़ा सॉफ्ट टाइप हो जाता है। ये क्या होता है? सॉफ्ट ऑन हीटिंग और हार्ड ऑन कूलिंग। इसलिए हीट करने पे सॉफ्ट टाइप हो जाता है और कूल करने पे क्या हो जाता है? हार्ड टाइप हो जाता है। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होती है और बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है। तो ये इसमें क्या, क्रॉस लिंकिंग बहुत ज्यादा होती है और हेवीली ब्रांच्ड होता है ये। जैसे तुम्हारा बेकेलाइट है। खैर बेकेलाइट का स्ट्रक्चर तो हम आगे ही देखेंगे। होता है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन वाला। ये तुम्हारा यूरिया हो गया, ये कनेक्टेड है फॉर्मेल्डिहाइड इस तरीके से। इसका बहुत बड़ा यूनिट बनता जाएगा। बेकेलाइट का स्ट्रक्चर जो है ना, वो तुम्हें पता चलेगा कि वो कितना ज्यादा हेविली ब्रांच्ड होता है। बहुत बड़ा चेन बनता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनता है। नेक्स्ट है तुम्हारा बेस्ड ऑन। हाँ 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 बोलो। सर वो थोड़ा ऊपर कर सकते हो? एक मिनट। ग्रोथ पोलिमराइजेशन का क्या मतलब है कि तुम्हारा एक तरीके से पॉलीमर किस तरीके से बन रहा है। हम इसमें बेसिकली थोड़ा बहुत मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से प्रिपरेशन होता है, बेसिकली कंडीशंस क्या होती हैं, थोड़ा बहुत हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें पहला पार्ट है एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो मैकेनिज्म होता है हमारा, वो जनरली फ्री रेडिकल होता है। अभी मैकेनिज्म देखते हैं कि पॉलीथीन जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम चेन इनिशिएशन के लिए, हम फ्री रेडिकल के लिए हम क्या करते हैं, जब हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है और चेन जोड़नी होती है, जोड़ना होता है बेसिकली, तब हम कौन सा इनिशिएटिंग रिएजेंट लेते हैं? यूवी लाइट। अच्छा यूवी लाइट तो चलो ठीक है, और इसके अलावा कंपाउंड क्या लेते हैं हम? मेटल, कोई मेटल लेंगे।
नहीं, और एक और हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा भी है। HCl HBr। नहीं, वो तो खैर अलग स्पेसिफिक हो गया। हम पर लेते हैं ना हम लोग, टू तो सिर्फ इनिशिएट। HBr के साथ नहीं होगा? नहीं नहीं, वो फ्री रेडिकल बनाने के लिए हम ये ले सकते हैं, क्या नाम है, पर जो है वो ले सकते हैं, हमेशा पर लेते हैं। मान लो यूवी लाइट है तब तो बात अलग ही है, बट हम पर यस। ले और हीट करें तब भी हमारा काम चल जाएगा। पर ठीक है। पर में जनरली हम लोग बेंजोइल पर लेते हैं मोस्टली, बट हम यहाँ पे वेरिएबल फॉर्मेट में देख रहे हैं। चलो, तो पहला मेरा होता है चेन इनिशिएशन वाला स्टेप। उसमें क्या होता है, तुम्हारा ROOR तुम्हारा ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये क्या बनता है, RO टाइप का बनता है, और फाइनली वो R डैश में कन्वर्ट होता है। अब देखो, ये तो चलो मैं R बोल रहा हूँ, ये R की जगह अगर हम C6H5 बेंजोइल पेरोक्साइड देखें, तो ये क्या है, टूटता है, तो इस तरीके से बनता है। फिर ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, CO2 निकल जाता है, ये इस टाइप में। बेसिकली फाइनली जो तुम्हारा है वो R डैश बनता है टाइप का। चेन यहाँ से स्टार्ट। अब ये जो है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, C6H5, ये रिएक्ट करता है तुम्हारा इथीन के साथ। तो क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, बॉन्ड बनाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, C6H5 CH2 CH2 रेडिकल। चेन इनिशिएशन में मेरा ये बन गया है। दूसरा है मेरा चेन प्रोपोगेशन। तो तुम्हारा ही बन गया है, वहां से चेन जो है वो स्टार्ट होती है, ये बन गया। अब मेरे पास वापस से मेरा इथीन है, तो ये या वापस सेम प्रोसीजर होगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, और ये अपना वापस यहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे बनेगा CH2 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 रेडिकल। ठीक है, ये इस तरीके से बन गया। लास्ट में है चेन टर्मिनेशन। तो इसमें क्या होता है, मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर इस तरीके के रेडिकल्स जो हैं वो बन गए। देखो यहाँ पे मैं एक N लिख रहा हूँ, एक M लिख रहा हूँ, इस तरीके से रेडिकल मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा कितना बीच में चेन जुड़ा हुआ है। मतलब ये आगे से जुड़ता जाएगा, चेन जो है वो प्रोपेगेट होती जाएगी, तो हो सकता है बीच में कुछ CH2 आ गए हो, ऐसा मेरे पास मिलेंगे। फाइनली क्या होंगे, वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो मेरे पास ऐसे बनेगा।
CH2 CH2, ये CH2 नीचे वाले CH2 से जुड़ गया है, फिर ये वाला CH2 है, फिर इसका ये M वाला पार्ट आ गया, और फिर यहाँ पे C6H5। इस तरीके से तुम्हारा क्या बनता है, पॉलीइथीन बनता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले स्टेप में क्या हुआ, मेरा जो बेंजोइल पर ऑक्साइड है, या फिर हम कोई अगर दूसरा भी पर ऑक्साइड ले, उसका जो R है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ चिपक जाता है, और उसके बाद जो है चेन प्रोपिगेट हो जाती है, और फिर वो आपस में ही जो दूसरा सिमिलर टाइप का है उसके साथ क्या हो जाती है, वो कनेक्ट हो जाती है, ये आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इस मैकेनिज्म में? सर ये पूरा चैप्टर ऐसा ही है क्या? अनफॉर्चुनेटली यस। कोई ना, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, कल तक खत्म हो जाएगा, तो पता भी नहीं लगेगा कि चैप्टर। और वैसे क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में इस पे, पॉलीमर पे। सर हाँ हाँ बोलो। ये C6H5 हटता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अब देखो ना, इसमें ऐसा रहता है कि ये एक ही है, ये एक ही है, ठीक है। इन दोनों का जो मास है पूरी चेन से कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो हम जनरली शो कैसे करते हैं, शो हम इसी तरीके से करते हैं, उसको एकदम एक तरीके से सर हम नेग्लेक्ट आर मान की के चल। जगह कोई अल्काइल चेन ले लेते तो भी हो जाता ना। अल्काइल चेन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तुम्हारा जो क्या नाम है, इसीलिए क्योंकि उसमें क्या है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट होना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ से, अनलेस कुछ निकल नहीं रहा हो, यहाँ से इसमें कन्वर्ट होना मुश्किल है। इसीलिए जो है अल्काइल थोड़ा लेस प्रेफरेबल ही होता है। कुछ इस टाइप का होना चाहिए जो रिलीज हो जाए बेसिकली, जैसे CO2 वहां पे रिलीज हो रहा है। सर तो C6H5 की जगह हम इथेन ले लेते हैं। अच्छा तुम बोलो C2H5, अच्छा हाँ सी, वो वाला पार्ट। हाँ वैसे। अच्छा, तो फिर तुम्हारा C2H5 पूरा हो जाता। यस सर। नहीं, कुछ तो फ्लो होगा उसमें। बेंजोइल पेरोक्साइड जो है वो काफी अच्छा रहता है। सर अगर रेडिकल हम, होगा, प्लस आई भी उसको क्या कहते हैं, अच्छा ही होगा ना उसके लिए। C2H5 लेंगे तो। नहीं वो समझ गया मैं तुम्हारी बात। कुछ तो इसमें फ्लो है, नहीं तो फिर ये एकदम प्योर वाला बन जाएगा यहाँ पे। तो अभी जो बना है हमारा उसमें C6H5 आ तो रहा ही है, चाहे वो नेग्लिजिबल हो, बट एटलीस्ट आ तो रहा ही है। पहले वाले में हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड में क्या, C6H5 से क्या एडवांटेज मिल रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। बट रेजोनेंस का एडवांटेज क्या मिल रहा है, रेजोनेंस का एडवांटेज क्या मिल रहा है?
रेजोनेंस का एडवांटेज, रेजोनेंस तो C2H5 वाले में ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे बीच में एक और ऑक्सीजन आएगा। C6H5 वाले में तो टूटेगा जल्दी कौन सा वाला, जो कम स्टेबल है। C6H5 वाला जो है वो कम स्टेबल है। C6H5 वाला और है, ये तुम्हारा कम स्टेबल वाला है, ये वाला बेंजोइल पेरोक्साइड। ये कम स्टेबल है क्योंकि इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। जितना ये इधर जाएगा उतना ये इधर जाएगा, यहाँ पे क्या है ना, ये जल्दी टूटेगा। मेरी आवाज आ रही है? कट कट के आ रही है सर। बाकी सबके साथ भी ऐसा ही हो रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ भाई सर। सही है। अम्म,
से कनेक्ट करता हूँ एक बार। अभी करेंगे क्या सही? बोलो, अभी आ रही है आवाज सही? नो सर नहीं आ रही, थोड़ी सी कट रही नो है। सर। कट के आ रही है। ऑनलाइन में यार ये तो बड़ी दिक्कत है यार, पूरा फ्लो जो है वो खराब हो जाता है। सबका नेट चला गया है यहाँ पे, इसी टाइम पे होता है, 6 के आसपास ही होता है, हर दिन होता है। देखो एक बार थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्या पता सही हो जाए। मैंने अपने मोबाइल से तो कनेक्ट कर लिया है। और अब अच्छी आ रही है। ठीक है ठीक है, अभी अभी डिस्कनेक्ट नहीं होगा यार, अभी मोबाइल से कर रहा हूँ तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा पॉलीथीन जो है वो दो टाइप से होता है, टाइप्स ऑफ पॉलीथीन। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला है लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तुम्हारा इथीन है, चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तुम टेम्परेचर रख रहे हो 350 टू 570 केल्विन, प्रेशर रख रहे हो 1000 टू 2000 atm, और तुम्हारे पास क्या बन रहा है, CH2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर और तुम्हारा टेम्परेचर जो है वो यूज होता है। टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा नहीं है, बट प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और लो डेंसिटी पॉलीथीन में जो है तुम्हारा टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। अब इसको कम करने के लिए तुम्हारा बेसिकली लो डेंसिटी पॉलीथीन एक तरीके से अपन ये बोल सकते हैं लो क्वालिटी वाला टाइप, इस तरीके से बोल सकते हैं। हाई डेंसिटी वाला जो है वो नेक्स्ट जो है वो हाई डेंसिटी वाला है, वो अच्छा क्वालिटी वाला है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसे सर बोलते अपने हैं एल। माइक्रॉन की बात करते हैं, वो यही होता है क्या? लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी वाला? कौन सा वाला? तो माइक्रॉन में हम बात करते हैं ना, कि इतने माइक्रॉन्स का इतने माइक्रॉन्स का है, वो अलग हाँ होता हाँ, है कि वो यही होता उसी है? से इसी टाइप से बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हाई डेंसिटी वाले में क्या होता है, हाई डेंसिटी वाले में एक साइंटिस्ट थे जिगलर नाटक करके, तो सर उन्होंने जो है एक, हाँ हाँ बोलो। सर वो बीच में मेरा पावर बट कट हो गया तो मैं 10 मिनट निकल गया था, मतलब मीटिंग से एग्जिट हो गया था। कोई बात नहीं, मतलब ज्यादा कुछ खास बताया नहीं है अभी। नहीं सर, वो इन्फॉर्म कर देना। अच्छा, फिर आकाश में से मैसेज आता है कि योर वॉर्ड वाज एब्सेंट हो रहा है। अच्छा ऐसा भी होता है, बीच में हाँ चले मैसेज जाने आता है। से? हाँ मतलब मेरा एक बार फिजिक्स में से हुआ था तो आया था मैसेज दूसरे दिन। अच्छा, हाँ सर। हो सकता है। तो मेरा भी ऐसे एक बार रैंडमली आ गया था। कभी कभार गलती से हो जाता है यार उनसे भी। अब वो कितना, वो पूरा हम एक्सेल शीट भेजते हैं यहाँ से, और तो कभी कभार गलती से हो सकता है। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें पूरा तुम्हारा दिखाता है डेटा, कब तुमने ज्वाइन किया, कब लेफ्ट किया, कितनी देर तुम बाहर रहे, पूरा डेटा आता है। तो उस डेटा में हो सकता है उन्होंने गलती से लेफ्ट देख लिया हो, और बाद में दोबारा ज्वाइन हुआ है नहीं हुआ ये नहीं देखा हो, तो उसके बेसिस पे भी कभी कभार हो जाता है। खैर ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है कि तुम्हारा हम एक ये कैटलिस्ट यूज करते हैं जो बहुत हेल्पफुल होता है, C2H5 3 ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। टेम्परेचर जो है, कंडीशंस जो है वो बहुत कम लेनी पड़ती है। टेम्परेचर इतना होता है और प्रेशर देखो कितना कम हो गया है।
बिकॉज ऑफ दिस कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास काफी अच्छा, जैसे डेंसिटी ज्यादा होती है और काफी अच्छा तुम्हारा पॉलीमर बनता है। तो ये मोर टफ बोल सकते हैं एंड हार्ड बोल सकते हैं, मोर टफ एंड हार्ड। सर प्रोसेस का नाम क्या था? प्रोसेस तुम्हारा नॉर्मल प्रोसेस तो ऐसा कुछ नाम नहीं है, बट जो साइंटिस्ट थे जिगलर। ना, जिगलर नाटा, हाँ हाँ ये लिखना भूल गया मैं, ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता क्या है ये, और इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लो डेंसिटी वाला जो है ना, इसमें हल्की फुल्की ब्रांचिंग भी हो जाती है। तुमने अगर याद हो ना, तो ब्रांच चेन पॉलीमर में आया था, स्लाइट ब्रांचिंग हो जाती है इसमें आपस में, बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइट, जैसे हाई कौन सा ऊपर आया था, कंडेंसेशन सर ब्रांच चेन में दिखाया था यहाँ पे LWP। हाँ हाँ बोलो। ये ब्रांचिंग की वजह से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कि घट जाती है? क्योंकि ब्रांचिंग भी तो फिर अच्छे स्ट्रांग हो जाना चाहिए ना। ब्रांचिंग की वजह से इसका डेंसिटी कम हो जाता है, देखो। लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ जाना चाहिए ना सर, ये एक लेयर दूसरे लेयर मतलब लेयर से अच्छी तरीके से चिपका हुआ है, ऐसा बात बोल हाँ सकते हैं तो ना। वो एक अकेला रीजन थोड़ी ना है। अगर मान लो स्ट्रेंथनिंग का भी अगर तुम रीजन बोलते हो, तो ब्रांचिंग से ही थोड़ी ना हम डिसाइड करते हैं, और भी फैक्टर्स है ना। जैसे कि एक कोई ऐसा दूसरा। खैर ये दोनों कंपाउंड तो सेम ही है, और उसमें अलग हो रहा है कि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, खैर यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो रहा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। चेन के बीच में ब्रांचिंग हो गई है। कैटलिस्ट क्या है, उस प्रोसेस को फास्ट कर रहा है। प्रोसेस जो है वो, बिकॉज ऑफ द कैटलिस्ट, तुम्हारा प्रोसेस के लिए एडिशनल कंडीशन की जरूरत नहीं है। मतलब प्रेशर जो है वो हम नॉर्मल तरीके से भी उसको बना सकते हैं। तो रेट तुम्हारा जो है वो बहुत फास्ट होगा कंपेयर टू द लो डेंसिटी पॉलीथीन। नहीं सर, मैं बनने की बात कर रहा हूँ कि नहीं नहीं, वो बन समझ गया मैं, तुम्हारा तुम्हारा डाउट समझ गया। मैं सोच रहा हूँ सब कुछ इसमें सेम है, हाउ विल वी डिफरेंशिएट अबाउट स्ट्रेंथनिंग। टफ और हार्ड है, थियोरेटिकली हम बोल रहे हैं, बट केमिस्ट्री के टर्म्स में हम जस्टिफिकेशन कैसे देंगे इफ लो डेंसिटी पॉलीथीन थोड़ा ब्रांचिंग भी कर रहा है तो। हल्की फुल्की ब्रांचिंग से खैर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सर बड़ा अच्छा पैकिंग नहीं होगा? पैकिंग जो है उस, मतलब तुम्हारा जो आपस में जो इंटरेक्शंस हैं वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन में ज्यादा अच्छे हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट।
वो ही एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा बॉन्ड्स तो दोनों में सिमिलर तरीके से बन रहे हैं। अगर कोवलेंट बॉन्ड बन गया है देन हम ये नहीं बोल सकते कि वो बॉन्ड स्ट्रांग है वो बॉन्ड वीक है, क्योंकि बॉन्ड तो सेम ही है। खैर ब्रांचिंग जो है वो हल्की फुल्की ब्रांचिंग होती है, तो वो एक तरीके से हम नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। बट इन दोनों के अगर इंटरेक्शंस के बारे में बोले तो हो सकता है कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन में जो चेन्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शंस जो हैं वो स्ट्रांग हो कंपेयर टू लो डेंसिटी पॉलीथीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सर देखो, हाई डेंसिटी पॉलिथीन बन गया, लो डेंसिटी पॉलिथीन बन गया, उसके बाद हम कैटलिस्ट तो निकाल ही लेंगे ना, उसको हम रखेंगे थोड़ी। और वैसे भी अगर आप ऐसा कहते हो, मतलब जेठराम ने ऐसा बोला कि पैकिंग अच्छा होगा, राइट? तो एक कोवेलेंट बॉन्ड और एक वैंडरवाल फोर्स, उसमें से कोवेलेंट बॉन्ड तो डेफिनेटली ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। हाँ बट तुम ब्रांचिंग, खैर ब्रांचिंग वाला जो पार्ट है वो बहुत ऐसा बड़ा नहीं है, बहुत कम ब्रांचिंग होती है इसमें लो हाँ, वो तो डेंसिटी मैं समझ पॉलीथीन गया। में। मैं वही पूछने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर वो बहुत कम है तो फिर लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलिथीन बने कैसे? डेंसिटी सेम रहनी चाहिए ना फिर। बेसिकली सर उसमें चेन आ जाएगा तो दो चेन के बीच में एक डिस्टेंस आ जाएगा, ब्रांच आ जाएगा, तो उससे तो डेंसिटी कम ही होगी ना। डेंसिटी डेंसिटी क्या होता है, एक वॉल्यूम में कितना मास भरा है। इसमें बीच में चेन आ गई, क्या कहते हैं, ब्रांच आ गई, तो आजू बाजू खाली रहेगा ना, वहां पे थोड़ी चेन आ जाएगी। जैसे मान सुनाई लो दिया ये सर? वाला, हाँ हाँ, जैसे मान लो ये वाला है और एक ये वाला है, यही बोल रहे हो ना तुम जेठाराम? यस सर। ज्यादा डिस्टेंस होगा ना मुझसे, तो कुछ तो ज्यादा ही होगा ना। ठीक है, ये मैं समझ गया, लेकिन ब्रांचिंग बहुत कम है, तो वैसे भी वो हाँ पास में होनी चाहिए। वैसे भी पास में ही होना चाहिए ना, ब्रांचिंग बहुत कम है। वो जरूरी थोड़ी है, जैसे मान लो ऐसा है, ब्रांचिंग ऐसे भी तो हो सकती है। वैसे खैर बीच में जरूरी नहीं है, इतनी दूर से नहीं होगी, नहीं हो भी सकती है वैसे। जैसे यहाँ पे ऐसा है तो ये यहाँ से कनेक्ट हो सकता है ऐसे, और फिर ये यहाँ से ऐसे हो सकता है। हाँ सर, तो ये तो पहले जैसे स्ट्रक्चर हो गया ना। हम्म नहीं, देखो सर, ऐसे कनेक्ट हुआ तो वैंडरवाल फोर्स में और कोवेलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कोवेलेंट में छोटी होगी, तो डेंसिटी बढ़ गई ये कंडीशन में। एक मिनट फिर से बोलो लास्ट स्टेटमेंट। आपने ये वंडरवॉल, हाँ हाँ, वैंडरवाल फोर्स में और कोवेलेंट बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड छोटा होता है, हम्म तो आपने ये स्ट्रक्चर बनाया और वो हम्म जब चेन वाला स्ट्रक्चर बनाओगे तो जब वैंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा तो उन दोनों का डिस्टेंस ज्यादा होगा दो कार्बन के बीच के कोवेलेंट बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। सही की गलत? नहीं वो समझा मैं तुम्हारी बात। तो फिर क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड छोटा होता है। हाँ कोवेलेंट बॉन्ड छोटा होता है। नहीं यहाँ पे क्या है ना, ये देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या है ना, हाई डेंसिटी वाला जो है वो देखा गया कि वो इट इज मोर लाइक क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या क्या मतलब है कि वो पास पास में रहते हैं बेसिकली, ठीक है। और लो डेंसिटी वाला है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप देखा गया, उनके बीच में जो इंटरेक्शंस है वो उतने स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो अब खैर वो रिजल्ट है, उसको हम इंटरप्रेट जो है, उसको अगर हम और इंटरप्रेट करें कि कैसे हो रहा है, चलो एक बार थोड़ा सा, जैसे मान लो तुम्हारा एक चेन ये है, ठीक है,
दूसरा चेन ये है, तीसरा चेन ये है, एक ये पार्ट हो गया। ठीक है, अभी क्या है, मैं चेन दूर दूर बना रहा हूं, चेन दूर दूर बना रहा हूं। अच्छा, तुम बोल रहे हो कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो नहीं, बट इसमें ऐसा हो सकता है, देखो सर लेकिन हमारी चेन तो लंबी है, तो बीच में से कैसे जाएगा? ऐसे थोड़ी है कि वो ऐसे खत्म हो गई बीच में आधे से ही, आधे पॉलीमर में। वो तो पूरी एक लंबी से, आपने बताया कि लंबी सी चेन होती है। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ एक पॉलीमेरिक चेन है ये, ठीक है, हम्म। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था लीनियर ब्रांच चेन वाला और क्रॉस लिंकिंग वाला, उसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे बताया था, हाँ। एक बताया था ऐसा, इनके बीच में थोड़ी बहुत ये हाँ। होती, एक बताया था इस तरीके से, क्रॉस लिंकिंग वाला कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है। नहीं, मैं वहीं से गैस कर रहा हूँ, वहां से ही मैं थोड़ा सा इंटरप्रेट लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि क्या हो रहा है, मुझे रिजल्ट पता है, रिजल्ट के बेसिस पे इतना मैंने सोचा नहीं, बट जैसा हमारा डिस्कशन चल रहा है उसके बेसिस पे और पहले वाले पार्ट को लिंक करके मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये समझ गया। अब एक और ठीक डाउट है। है, हाँ हाँ अब कंपाउंड सेम बन रहा है, पॉलीमराइजेशन भी सेम मोनोमर का हो रहा है, तो हाँ। एक में ब्रांचिंग हो रही है और एक में ब्रांचिंग नहीं हो रही, इसका रीजन क्या है? क्योंकि कंपाउंड सेम बन रहा है। हाँ ये खैर ये थोड़ा बहुत जैसे मान लो तुम्हारे पास कंटेनर है, ठीक है, तुम्हारा, तुम क्या कर रहे हो, ऊपर से तुम्हारी चेन ऐसे बन रही है, बन रही है, जुड़ जुड़ के बनती जा रही है, एक मॉलिक्यूल यहाँ आके से टकरा गया, जैसे ये वाला है, ये क्या है, इसके साथ बना लिया, ब्रांच। पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है ना, मतलब वैसा है ना कि तुम्हारे इस कंटेनर में, मतलब जो भी तुम्हारा पॉलीमर बन रहा है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो हो सकता है कि एक आधा मॉलिक्यूल जो है उस पर्टिकुलर कंडीशन पे अलग तरीके से आके जुड़ गया। खैर बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा केओस है, हम बहुत ऐसे बोल नहीं सकते, जैसा रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं सर, देखो, पहले वाला जब रिएक्शन होगा लो हम्म डेंसिटी वाला, तो उसमें जो हमने प्रोडक्ट बनाया वो हमने लिखा कि ब्रांच स्ट्रक्चर होगा, तो हम्म वो मेजरली ब्रांच स्ट्रक्चर होगा, और मान लिया कुछ नहीं होगा, हम्म नॉर्मल ब्रांच के बिना वाला होगा। हम्म और सेकंड हाई डेंसिटी वाले में ब्रांचेस नहीं होंगी, मतलब मैक्सिमम ब्रांचेस नहीं होगी और थोड़े ब्रांचेस होंगी, ठीक है। हाँ तो थोड़ी ब्रांचेस बनेगा अलग से, वो तो समझा दिया। लेकिन वो हम्म पहले केस में जब बहुत सारी ब्रांचेस ज्यादा है और नॉन ब्रांच कम है, उसका क्या अच्छा, रीजन है? 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इसका कुछ लिंक होना चाहिए आई गेस। प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा बेसिकली, आपस में जो रिएक्शन है, मान लो ऐसा है, लेट्स से, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और फिर वो रिएक्शन हो जाएगा ब्रांच वैसे का। ही, वही मैं बोल रहा था, फ्रीक्वेंसी ठीक जो है है। वो बढ़ जाएगी। हम्म हम्म।
प्रेशर से ही रीजन आ सकता है, क्योंकि वहां पे एक कंडीशन वेरी कर रही है। पहले वाले में प्रेशर ज्यादा है, दूसरे वाले में प्रेशर जो है वो कम है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट तुम्हारा जो पॉलीमर है वो है टेफ्लून, जो बनता है पॉलीटेट्रा फ्लोरोईथीन। ये है टेफ्लून। टेफ्लून कैसे बन रहा है? ये तुम्हारा CF2 है, यह टेट्रा फ्लोरोइथीन, इथीन सॉरी, टेट्रा फ्लोरो इथीन। ठीक है। यहाँ पे भी हमने इनिशिएटर लिया है बेंजोइल पेरोक्साइड, प्रेशर जो है वो ज़्यादा है और मेरे पास ये पॉलीमर बन गया। ठीक है। इसका यूज क्या होता है? यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सील्स, गैस्केट्स, नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स भी होते हैं, आजकल काफी फेमस है। क्वेश्चन जो है वो कैसे आ सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेफ्लॉन पॉलीमर? ऐसा बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछना होगा तो तुमको उसका स्ट्रक्चर, वैसे तो खैर टेफ्लॉन वाला तो बहुत इजी है। एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल के ऊपर आया था, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। जेई मेन में आया था, नीट में आया था, थोड़ा श्योर नहीं हूं मैं, बट दोनों में से कोई एक एग्जाम में आया था। तो खैर बहुत सिंपल है, ये याद होना चाहिए, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है स्ट्रक्चर्स। Sir, हाँ बोलो। used in making oil seeds and गैस्केट्स। okay. तो ये तुम्हारा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बन गया, जिसे पैन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। सर एक ऐसा भी एक पॉलीमर होता है ना जिसका शॉर्ट फॉर्म पीवीसी होता है। हाँ हाँ, पॉलीविनाइल क्लोराइड। सर ऐसा पढ़ा नहीं, तो। इसके सिवाय एक होता है, उसका भी शॉर्ट फॉर्म बनाने जाए तो पीवीसी होता है, पर उसको अलग से हम बताते हैं, कुछ अलग करते हैं। हो सकता है। सर 10th में आया था, नाम पता नहीं, दोनों साथ में ही आए थे। हो सकता है, मतलब पीवीसी के अलावा सुना नहीं मैंने कोई दूसरा उसी। सर पॉलीविनाइल साइनाइड वाला कुछ। हाँ वो हो पॉलीविनाइल सकता है। साइनाइड, यही तो है वही होगा। पॉलीविनाइल साइनाइड, यही तो है पॉलीविनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड तरीके से है, अगर अपन यस। नॉर्मल। हाँ हाँ। खैर इसको एक्राइलोनाइट्राइल बोलते हैं। खैर वो तुमने जो बताया वो सुना नहीं मैंने कभी, तो हो सकता है। सर हम 10th में आया था। सर 10th में से 2 थे इसलिए। शायद इसीलिए इसको अलग से नाम दे दिया, दोनों सेम ना यस हो सर। जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तुम्हारा फिजिक्स का लेक्चर कब है? 45। 45। सर लेट करते हैं क्या थोड़ा लेक्चर, या टाइम एक पे सेकंड चला? लेट नहीं, सबसे जल्दी वही करते हैं। एग्जैक्ट टाइम पे 1 मिनट। अच्छा ऐसा। अच्छा यस सर। ठीक है। हमारा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन नेक्स्ट जो है वो बचा है, रबर बचा है, वल्कनाइजेशन बचा हुआ है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर खत्म हो जाएगा कल तक। हाँ हाँ बोलो। सर तो ये ऑर्लोन जो है वो एक्रिलो नाइट्राइल का पॉलीमर है ना, मतलब? हाँ हाँ,
ओके सर। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं, कल खत्म कर देंगे इसको हम। ठीक है, फिर सर बाकी। हाँ हाँ बोलो। ये अपना थर्मोकॉल यही होता है क्या, टेट्राफ्लोरोइथीन?